तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए मुश्किल से 5 साल ही हुए थे कि दुनिया फिर से हथियारों की दौड़ में शामिल हो गई। हाँ बिल्कुल। और इस बार लड़ाई का मैदान बना कोरियाई प्रायद्वीप। शीत युद्ध का पहला बड़ा गर्म संघर्ष कह सकते हैं। सही। आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे हम इस युद्ध की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे एक स्थानीय झगड़ा दुनिया भर की ताकतों का अखाड़ा बन गया और क्यों इसका अंत इतना अजीब और अनसुलझा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। कहानी असल में शुरू होती है एक बटे हुए कोरिया से। जापान हारा तो सोवियत संघ और अमेरिका ने कोरिया को 38वीं पैरेलल नाम की एक लाइन पर बांट लिया। हाँ, वो मशहूर लाइन। हाँ, 1948 तक दोनों देशों की सेनाएं तो चली गईं, लेकिन पीछे छोड़ गईं दो दुश्मन सरकारें। अच्छा। उत्तर में किम इल सुंग और दक्षिण में सिंगमन री, और दोनों ही पूरे कोरिया पर अपना हक जमाते थे। और लगता है दोनों ही ताकत के दम पर एकीकरण चाहते थे। सीमा पर तो पहले से ही माहौल गर्म था। हाँ, झड़पें तो आम थीं। अब जून 1950 में किम इल सुंग ने दक्षिण पर बड़ा हमला कर दिया। और इसके लिए इजाजत ली थी स्टालिन और माओ से। हाँ, स्टालिन से हरी झंडी मिली थी। हालांकि स्टालिन सीधे लड़ाई में नहीं उतरना चाहते थे, पर हथियार दिए। माओ त्से-तुंग ने भी हामी भरी और कुछ अनुभवी सैनिक भी भेजे। उत्तर कोरिया की सेना केपीए के पास तब T-34 टैंक थे। वो तो उस समय के काफी खतरनाक टैंक माने आते थे। बिल्कुल। और दक्षिण कोरियाई सेना आरओ के पास, उनके पास टैंक नहीं थे और टैंकों को रोकने वाले हथियार भी बहुत कम थे। तो फिर तो नतीजा साफ था शुरुआत में। हाँ, केपीए तेजी से आगे बढ़ी, सियोल पर कब्जा कर लिया। आरओ के सेना में तो जैसे भगदड़ मच गई। और वो पुलों वाली घटना। हाँ, हन नदी के पुल वक्त से पहले उड़ा दिए गए, जिससे हजारों सैनिक और साजो सामान दुश्मन के इलाके में फंस गए। अमेरिका भी हैरान रह गया, उन्हें इतने बड़े हमले की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना? अमेरिका मदद के लिए सीधा संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया। हाँ, और किस्मत देखिए, उस वक्त सोवियत संघ सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर रहा था। अरे हाँ, वो चीन की सीट को लेके था ना। कम्युनिस्ट चीन को मान्यता नहीं मिली थी। बिल्कुल, इसी वजह से वो वीटो ही नहीं कर पाए। कमाल है। तो ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ था। प्रस्ताव पास हो गया और संयुक्त राष्ट्र ने सेना भेज दी। हाँ, और ये लड़ाई एक स्थानीय संघर्ष से बढ़कर वैश्विक बन गई। करीब 22 देशों ने इसमें सैनिक भेजे। लेकिन शुरुआती अमेरिकी सैनिक, वो टास्क फोर्स स्मिथ, उनका क्या हुआ? वो बुरी तरह हारे। उनके बाजूका जैसे हथियार केपीए के T-34 टैंकों के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुए। ओह। अगस्त आते आते तो संयुक्त राष्ट्र सेना सिमटकर दक्षिण पूर्व के एक छोटे से कोने पुसान परिधि में फंस गई थी। हालत बहुत खराब थी। फिर आया जनरल मैकार्थर का वो मशहूर इंचियोन लैंडिंग का प्लान। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था, खासकर वहां के खतरनाक ज्वार भाटे को देखते हुए। लाइन काट दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सेना ने सियोल वापस ले लिया और 38 पैरेलल को भी पार कर लिया। लेकिन चीन चुप नहीं बैठा। उन्होंने तो पहली चेतावनी दी थी ना। हाँ, चीन ने साफ कहा था कि अगर गैर कोरियाई सेना मतलब अमेरिकी सेना उनकी सीमा के पास आई तो वे हस्तक्षेप करेंगे। माओ को डर था कि अमेरिका समर्थित एकीकृत कोरिया उनके लिए खतरा बन जाएगा। और अमेरिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस खतरे को ठीक से भांप नहीं पाईं। अक्टूबर 1950 में चीनी सेना, जिसे पीपल्स वॉलंटियर आर्मी कहा गया, चुपके से सीमा पार कर गई। और उनका लड़ने का तरीका भी एकदम अलग था। मैंने पढ़ा है कि वे रात में हमला करते थे, बिगुल और सीटियों का इस्तेमाल करते थे, कुछ मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा। हाँ बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सेना को अचानक हमलों से पीछे धकेल दिया। खासकर चोसिन जलाशय के पास जो लड़ाई हुई वो बहुत भयानक थी। वहां तो ठंड भी बहुत ज्यादा थी शायद। हाँ, तापमान 0 से बहुत नीचे था। बहुत मुश्किल हालात थे। हजारों सैनिकों और नागरिकों को समुद्री रास्ते से निकालना पड़ा। और वहीं पर वो मशहूर कहावत आई थी, हम पीछे नहीं हट रहे, हम बस दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक अमेरिकी कमांडर ने कहा था। दिखाता है कि हालात कितने खराब थे, पर हौसला बनाए रखने की कोशिश थी। मैकार्थर को तो फिर बाद में हटा दिया गया था ना, राष्ट्रपति ट्रूमन ने। हाँ, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से ट्रूमन की नीतियों से असहमति जता रहे थे और युद्ध को चीन तक फैलाने, यहाँ तक कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कर रहे थे। तो ट्रूमन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया और जनरल रिजवे को कमांडर बनाया। रिजवे ने सेना का मनोबल संभाला
और लड़ाई फिर से करीब करीब 38वीं पैरेलल के आसपास आकर स्थिर हो गई। तो मतलब एक तरह की गतिरोध वाली स्थिति बन गए, खाइयों वाली जंग। हाँ बिल्कुल, जैसे पहले विश्व युद्ध में देखा गया था। जमीन पर इंच इंच के लिए लड़ाई हो रही थी और आसमान में भी भयंकर लड़ाइयां हुई। मिग एले, हाँ, वो इलाका जहां सोवियत MiG-15 जेट और अमेरिकी F-86 सेबर जेट आपस में टकराते थे, वो भी युद्ध का एक अहम हिस्सा था। और फिर शांति वार्ता शुरू हुई जुलाई 1951 में, लेकिन वो भी बहुत लंबी चली। हाँ, करीब 2 साल। सबसे बड़ा पेच फंसा युद्ध बंदियों यानी POWs के मुद्दे पर। वो क्यों? असल में हजारों चीनी और उत्तर कोरियाई बंदी वापस अपने देश नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और ये बात चीन और उत्तर कोरिया के लिए बिल्कुल नामंजूर थी। वो इसे अपनी बेइज्जती मांगते थे। इसी पर बातचीत महीनों तक अटकी रही। लेकिन फिर 1953 में कुछ बड़े बदलाव हुए। आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और स्टालिन की मौत हो गई। हाँ, ये बड़े बदलाव थे। हाँ, इन बदलावों साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की दबी छिपी धमकियों और युद्ध की भारी आर्थिक और मानवीय कीमत के चलते चीन और उत्तर कोरिया थोड़े नरम पड़े। और आखिरकार 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम समझौता हुआ। हाँ, पनुमुंजोम में एक असैनिकृत क्षेत्र यानी DMZ बनाया गया, जो आज भी कोरिया को बांटता है। पर सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंगमन री, उन्होंने इस पर दस्तखत ही नहीं किए। वो तो पूरे कोरिया का एकीकरण चाहते थे, चाहे लड़कर ही सही। इसलिए तकनीकी तौर पर देखें तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ। एक युद्ध विराम है, शांति संधि नहीं। और उन बंदियों का क्या हुआ जो वापस नहीं जाना चाहते थे? करीब 21,000 कम्युनिस्ट बंदी, ज्यादातर चीनी, उन्होंने घर लौटने से इनकार कर दिया। उन्हें ताइवान या दूसरे देशों में भेज दिया गया। तो इस पूरी युद्ध का आखिर हासिल क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए, शायद 30 लाख से भी ज्यादा। हाँ, और उनमें सैनिकों से कहीं ज्यादा आम नागरिक थे। तबाही बहुत ज्यादा हुई। कोई जीता भी? कहना मुश्किल है, कोई साफ विजेता नहीं था। दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र मानते हैं कि उन्होंने कम्युनिस्ट आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया, तो ये एक तरह की रक्षात्मक जीत थी। हाँ। और उत्तर कोरिया और चीन, वो भी इसे अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि वो अमेरिकी ताकत के सामने टिके रहे। हाँ। और उनका शासन बच गया। हाँ। चीन तो इस युद्ध के बाद एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरा। हाँ। अमेरिका का जो अजेय होने का भ्रम था, वो जरूर टूटा। तो कुल मिला के मतलब ये निकला कि युद्ध ने शीत युद्ध को और गहरा कर दिया, परमाणु युग के असली खतरों को दुनिया के सामने ला दिया। बिल्कुल। और एक बटा हुआ कोरिया छोड़ा, जो आज तक दुनिया के लिए एक तनाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है। सही कहा। और यहाँ सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या होता अगर उस दिन सोवियत संघ का प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद होता और अपने वीटो का इस्तेमाल कर लेता? शायद ये पूरा संघर्ष एक बिल्कुल अलग ही शक्ल ले लेता। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहास शायद बहुत अलग होता।